दोस्तों, अगर आप लोग भी कर रहे हैं सीए एग्जाम्स के प्रिपरेशन जनवरी 2021 अटेम्प्ट के लिए, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी अनअकैडमी की तरफ से आई है। वो ये कि उन्होंने सेपरेटली 3 बैच लॉन्च किए हैं, फाउंडेशन के लिए अलग, इंटरमीडिएट के लिए अलग और फाइनल के लिए अलग। दोस्तों, ये बैच जो है वो एक रिविजनरी सेशन है जिसमें एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिससे आप जनवरी 2021 का अटेम्प्ट दे पाए बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। और आप देख सकते हैं कि ये बैच जो है वो 11 से 17 तारीख के लिए स्टार्ट होगा और ये तीनों के लिए अवेलेबल है। फाउंडेशन के लिए भी अवेलेबल है, आपका इंटरमीडिएट के लिए भी अवेलेबल है और फाइनल के लिए भी अवेलेबल है। और फिर से रिपीट कर दूं, 11 से 17 तारीख तक ये चलेगा। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कराए जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम क्रैक ना कर पाओ, सच बताऊं तो। अधिक जानकारी के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, एक खास बात यह है कि अगर आप इनका कोई भी सब्सक्रिप्शन पैक बाय करना चाहते हैं और उस पर आपको चाहिए 10% का फ्लैट डिस्काउंट, तो आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है EEH10। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं EEH10 तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप इनका बाय कर सकते हैं। सो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाते जाते कहते हैं ना, एक फाइनल क्विक रिवीजन वो यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। What's up everyone, welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने के लिए आ रहे हैं उसका नाम है Environmental and Sustainable Development। आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर हमें ये वाला चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे हैं और हमें एनवायरमेंटल साइंस यानी सोशल साइंस या कुछ कह लो साइंटिफिक चीजें पढ़ाई जा रही है। दोस्तों, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या? वो रीजन ये है कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से एनवायरमेंट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसा कि आपने हाल ही में कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस में देखा होगा कि जब लॉकडाउन का सीजन चल रहा था उस टाइम पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, लॉकडाउन का जब सीजन चल रहा था उस टाइम पर हमारा नेचर कितना ज्यादा बढ़िया हो गया था। आपने देखा ही होगा कि दूर से हिमालय की चोटियां नजर आने लगी उन शहरों से जहां पे कभी किसी ने हिमालय को अपने शहर से नहीं देख पाया हो, क्योंकि वहां पर पोल्यूशन इतना ज्यादा हमेशा रहा कि हिमालय की चोटी नजर ही नहीं आई, बट वो नजर आई। इवन जो नदी नाले हैं वो इतने ज्यादा साफ हो गए कि उसके अंदर की जो मछलियां हैं वो तक नजर आने लगी। कहा जाता है कि जो नेचर ऑफ ब्यूटी है ना और जो जो हमारे पोल्यूशन है उसमें इनवर्स रिलेशन है। मतलब कि अगर पोल्यूशन लेवल गिरेगा तो एनवायरमेंटल लेवल अच्छा यानी बढ़ेगा, और अगर पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा तो एनवायरमेंटल लेवल डिक्रीज होगा। तो हमारे ये जान लेना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हम अपने उन चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं जिन चीजों को हमें कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यही चीज मैं आपको भी बोलूंगा कि आप लाइफ में बहुत आगे जाओ, बट इतना मत करना कि आप आगे तो जा रहे हो बट पीछे उससे किसी पर बैड इंपैक्ट पड़े। ये बात हमेशा याद रखना। मतलब कि आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो बनते जा रहे हो बट कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पे, हमारी इन्वायरमेंट पे कहीं ना कहीं पड़ रहा हो। इस टाइप का बिजनेस कभी भी अच्छा बिजनेस ग्रो अप नहीं कहलाता। कहता ना ग्रीन जीडीपी, मैंने आपको नेशनल इनकम में भी पढ़ाया था कि ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जो वो जीडीपी जो एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, उससे जो जीडीपी हमारी ग्रोथ की है उसे बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। दोस्तों, यही सारी चीजें कुछ हम यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपने हर्षद मेहता का तो नाम सुना ही होगा, स्टॉक मार्केट का बुल मतलब वो भैंस वो होती है ना, सांड, वो। तो हर्षद मेहता ने भी क्या किया, हमारी इकोनॉमी को ग्रो अप किया। मैं ये कहता हूँ, देखो हर्षद मेहता की ना अगर आप लोग कहोगे तो मैं केस स्टडी भी लेकर आऊंगा। तो हर्षद मेहता ने हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत कुछ अच्छा किया। जो हमारा सेंसेक्स और निफ्टी इतना नीचे जा रहा था वो इतनी ऊंचाइयों पर लेकर चला गया, जिससे इंडिया में जीडीपी बढ़ी। नो डाउट नेशनल इनकम बहुत बड़ा, हमारे इंडिया की कंपनीज ग्रो अप कर रही थी हर्षद मेहता की उस सारी रिकॉर्ड्स की वजह से। बट उसने कहीं ना कहीं अंदर से सिस्टम को खोखला कर दिया, क्योंकि उसने सिस्टम को नेग्लेक्ट करके अपने प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाते चला गया, जिसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ा कि जो बैंक्स है वो करप्ट हो गई, जिससे इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई। जो मैंने आपको एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट कराया था ना, वो एलपीजी क्यों हुआ था, रीजन जानते हो?
इसी की वजह से हुआ था। सबसे मेन रीजन तो ये हर्षद मेहता था। चलो आप लोग कमेंट में कहोगे तो मैं जरूर इस पर एक केस स्टडी लेकर आऊंगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बात करते हैं आज के चैप्टर की, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि एनवायरमेंट क्या होता है। देखो, एनवायरमेंट का सीधा सा मतलब ये होता है कि वो सराउंडिंग या वो एरिया जहां पर हम अपनी लाइवलीहुड को रन करते हैं, वो पूरा सराउंडिंग क्या कहलाता है, एनवायरमेंट कहलाता है। जिसमें दो टाइप के लोग रहते हैं, बायोटिक लोग और अबायोटिक लोग। बायोटिक वो होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, बायोटिक प्रोसेस से क्या होता है, जन्म होता है। जैसे प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे क्या है, बायोटिक है। नॉन बायोटिक क्या है, जिनका कोई वैसा जन्म नहीं हुआ, जैसे हवा, पानी, आग, ये क्या चीजें हैं, ये अबायोटिक चीजें हैं, ठीक है, जिनका बायोलॉजिकल कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक ऐसा एरिया जहां पर बायोटिक और अबायोटिक जैसी चीजें पाई जाती हो, उसको बोलते हैं क्या, बोलो, उस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। पढ़ के देखो, एनवायरमेंट इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। अच्छा यार, ना एनवायरमेंट हमेशा एक्सटर्नल फोर्स पर बेस्ड होती है, मतलब कोई चीज इंटरनली नहीं होती है। सर इंटरनल एक्सटर्नल अभी आगे बताता हूं, चलो। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज विच सराउंड अस, जो हमारे आसपास पाई जाती हैं। इट इंक्लूड ऑल द बायोटिक। बायोटिक में क्या आता है, जैसे ऑल लिविंग एलिमेंट, जैसे एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें। और अबायोटिक मतलब ऑल नॉन लिविंग एलिमेंट, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, पॉल्यूशन हो गया, और आपका लैंड हो गया, ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, अबायोटिक में आती है। तो कुल मिला के आपने इतना समझना है कि एनवायरमेंट का मतलब एक ऐसी सराउंडिंग होती है जहां पर बायोटिक और अबायोटिक चीजें पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं हम अपने पास एनवायरनमेंट बोलते हैं। अभी आप लोग अपने ऊपर एग्जांपल लो कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसमें क्या है, आपके आसपास इंसान भी है, कुछ जानवर, गाय, घोड़े, बकरी, ये सब भी हैं, और साथ में अबायोटिक चीजें भी हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, आग हो गई, ये सारी चीजें। तो ये क्या कहलाती है, पूरे एनवायरनमेंट कहलाती है, राइट। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या फंक्शन है। सबसे पहला, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। एक बात बताओ, अगर एबायोटिक चीजें नहीं होंगी, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, और बायोटिक चीजें जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, अगर ये चीज नहीं होगी तो क्या हम धरती पर सस्टेन कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। हमें सस्टेन करने के लिए इन सभी चीजों की बहुत जरूरत होती है। इसका एनवायरनमेंट हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत, ह्यूमन बींग्स क्या, इवन एनिमल बींग्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात ये, इनसे हम रॉ मटेरियल निकालते हैं और बाद में इसी से गुड्स बना के बेच देते हैं। जैसे एग्जांपल, ट्रीज की लकड़ी है, वो हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, बट जब हम उसको तराशेंगे, उसको एक अच्छे रूप में दे देंगे, तो वो क्या बनेगा, कोई फर्नीचर बन जाएगा, कोई वैल्यूएबल चीज़ बन जाएगी। तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। नंबर 2, इट एसिमिलेट्स वेस्ट। क्या मतलब है इसका, हमारे द्वारा जो भी कूड़ा फैलाया जाता है, उस कूड़े को ये अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। आप जानते हो, इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया के अंदर एक दिन के अंदर 1.5 लाख बोतल्स प्लास्टिक की निकलती हैं डेली। ये एक दिन का कंजम्पशन है। ये अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है इसकी, कि 1.5 लाख बोतल्स, वाटर बोतल्स होती हैं या नॉर्मल पेप्सी कोला की, प्लास्टिक की जो बोतल्स होती हैं, एक दिन के अंदर 1.5 लाख प्लास्टिक की बोतल्स इकट्ठी हो जाती हैं। कभी सोचा है कि एक दिन में 1.5 लाख, तो इतनी सारी बोतल्स को कहाँ डंप किया जाता होगा? दोस्तों, ये डंप तो धरती पर ही किया जाता है, जिससे कि हमारे जो वेस्ट है वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। कौन? एनवायरनमेंट। यही एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा एक फंक्शन है। नंबर 3, इट सस्टेन लाइफ। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड एस्थेटिक रिसोर्सेज। एस्थेटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ये हमें वो चीजें प्रोवाइड करवाता है जो एक मैन मेड नहीं प्रोवाइड करा सकता, जैसे आग, जैसे हवा, जैसे बारिश। अब आप कहोगे सर बारिश का तो कुछ नहीं, टंकी में छेद कर तो बारिश होगा। बेटा वो बारिश नहीं होती है, और तुम खुद तो नहा लोगे, लेकिन अपने खेतों को कैसे नहलाओगे, है ना। बात करते हैं बारिश की, वो पानी की, तो पानी तो आप कहोगे हम खुद भी बना सकते हैं। बेटा तुम एक बूंद नहीं पानी बना सकते हो, वो सारी नेचर से आता है, उसको रिफाइन करके आप पीने योग्य पानी बना सकते हो, लेकिन पानी नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो नेचर यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमें क्या देता है, एस्थेटिक रिसोर्सेज देता है। आप ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, जैसे पानी हो गया और आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, यानी एबायोटिक चीजें प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए एनवायरनमेंट के। बात करते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस के बारे में। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, तंगी। आखिर एनवायरनमेंट के साथ हम इतना ज़्यादा क्यों खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें खुद को भुगतना पड़ता है। अब एक बात बताओ, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं? अभी लॉकडाउन के टाइम तो एक महीने के अंदर 8 बार भूकंप आए, 8 बार।
पूरी इंडिया में दिल्ली रेड जोन में आती है कि अगर कल को कोई बड़ा भूकंप आता है तो दिल्ली पूरी नष्ट हो जाएगी। जैसे उत्तराखंड किसी टाइम पर हो गया था भूस्खलन के चलते, लैंडस्लाइड के चलते, आपने सुना ही होगा ना, उत्तराखंड वगैरह पूरा बर्बाद हो गया था। कहा जाता है कि आज से नहीं बेटे 20-30 साल पहले ही बोल दिया गया था कि दिल्ली जो है वो डेंजर जोन में, रेड जोन के अंदर, ठीक है, इसलिए कलर भी रेड पहना हुआ है मैरून है वैसे। तो ध्यान देना, आप दिल्ली के अंदर क्यों इतना ज़्यादा है भूकंप आता है, रीज़न उसके पीछे कि दिल्ली के अंदर जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इतनी ज़्यादा खड़ी हो चुकी हैं कि भाई यार नेचर के बिना एक लिमिटेशंस होती हैं, आप लिमिटेशन की बियॉन्ड उस पर वजन डालोगे, प्रेशर डालोगे। उन्होंने कहा राजस्थान के पत्थर लेकर आ रहे हैं, कहीं के संगमरमर लेकर आ रहे हैं, तो वो बर्डन एक पर्टिकुलर एरिया पे बढ़ रहा है, तो नीचे जो उसके प्लेट्स हैं वो खिसकेंगी तो ज़रूर। तो वही चीज़ कुछ हमारे सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि और भी कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये चीज़ें पाई जा रही है। तो कहा जाता है अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर देख लेना नेचर जब आपके साथ खिलवाड़ करेगा तो क्या करेगा आपके साथ। आप समझ लो ना, लॉकडाउन के अंदर हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, नेचर ने फिर जब हमारे साथ करना शुरू किया तो हम 2 महीनों के अंदर निपट लिए इतने सारे लोग, ठीक है। तो वही कहा जाता है एनवायरनमेंट क्राइसिस क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट क्राइसिस का मतलब होता है कि जब हम एनवायरनमेंट के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें कर बैठते हैं तो एनवायरनमेंट हमारे लिए क्या क्या चीज़ें उल्टा करके देता है, वो चीज़ें कहलाती है एनवायरमेंटल क्राइसिस। पहली बात तो एनवायरमेंटल क्राइसिस होती क्यों है, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन अगर हम ज़्यादा कर लें रिसोर्सेज के जनरेशन से। क्या मतलब है इसका, पेट्रोल, क्या इंडिया में इतना पेट्रोल बनता है जितना हम कंजम्पशन करते हैं। भाई 138 करोड़ की आबादी हमारी है, अगर हम डेली 1 लीटर पेट्रोल भी कंज्यूम करेंगे तो 138 लीटर तो हमें एक दिन के अंदर, 138 करोड़ लीटर हमें एक दिन के अंदर चाहिए पेट्रोल। क्या इतना पेट्रोल के कुएं हमारे पास हैं? द आंसर इज नो। जब नहीं होते तो हम कुओं की आखिरी लिमिट तक उसको खोदते चलाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जैसे सोने की मुर्गी होती है ना कि आप मुर्गी को मार दो, ये समझ लो वैसी ही सिचुएशन है। आपके पास जितनी डिमांड है उतनी आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते आप रिसोर्स को खोदा खोद लगे पड़े हो। आप रिसोर्सेज का क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पर उसका क्या पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अपने फायदे के लिए आप पहाड़ों को तोड़ रहे हो ताकि पहाड़ की जो मिट्टी है उसको क्या कहते हैं लेंटर वगैरह में इस्तेमाल कर पाए। बदरपुर, आपने सुना ना बदरपुर होती है, ये बदरपुर क्या होती है, पहाड़ों को क्रश करके उसको बदरपुर बनाया जाता है और हम अपने घरों में यूज करते हैं। पहाड़ तोड़ रहे हो, ब्यूटी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आप कितने पहाड़ तोड़ोगे, क्या हमारे पास इतने पहाड़ है जितनी हमारी डिमांड है? नहीं है, जिसके से इन्वायरमेंट क्या हो जाती है, क्राइसिस में आ जाती है। वही लिखा हुआ है कि जब हम रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं जबकि जनरेशन कम हो रही है तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट में क्राइसिस तो आ ही जाएगा। नंबर 2, जनरेशन ऑफ वेस्ट इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अब एक बताओ, हम 1.5 लाख बोटल्स का कंजम्पशन करते हैं प्लास्टिक का, क्या एक दिन में जब हम उसे डंप करते होंगे क्या इतनी सारी बोतलें क्या एनवायरनमेंट एब्जॉर्व कर पाएगा अपने अंदर? खुद सोचो जरा, नहीं कर पाएगा। तो हम वेस्ट तो खूब निकाल रहे हैं लेकिन उतना वो एब्जॉर्व नहीं कर पा, जिसके चलते एनवायरनमेंट क्या आती है, क्राइसिस में आ जाती है। अब इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है वो सुनो। सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हो कि जो सन रेज होती हैं वो जब हमारी धरती के ऊपर पड़ती हैं तो उसके जो ऊपर की जो लेयर होती है उस लेयर में छेद हो जाते हैं, ओजोन डेपल्शन जिसे बोलते हैं, आपने सुना होगा। जब वो छेद हो जाते हैं तो अल्ट्रा वायरस रेज जो सन से निकलती है वो सीधा पृथ्वी पर आ जाती है और जब वो आती है तो उसके बीच पड़ने वाली कोई भी चीज़ होती है उसको स्किन कैंसर हो जाता है। जैसे अगर हम लोग ज़्यादा धूप में रहें और मान लो वो वाली धूप है जिससे अल्ट्रा वायरस रेज आ रही है तो दोस्तों हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, कई सारे डिजीज हो जाएंगी। तो ये क्या है, अल्टीमेटली एनवायरमेंटल क्राइसिस है। हम उस लेयर को तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ते हैं वो सुनो। हम जितने ज़्यादा एसी चलाते हैं, हम जितनी ज़्यादा फ्रिज चलाते हैं उसमें गैस होती है जो बहुत जल्दी ठंडी कर देती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CFC गैस बोलते हैं। बट आजकल के नए इक्विपमेंट में वो गैस यूज़ नहीं की जाती है, मल्टीपल गैस आ गई हैं उसकी जगह पर। बट स्टिल अभी बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अल्टीमेटली जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज़ करते हैं तो उससे जो गर्मी निकलती है वो गर्मी ओजोन लेयर को छेद कर देती है, जिसके चलते अल्ट्रा वायरस रेज जो है वो धरती पर आनी शुरू हो जाती है। जिसके से होता क्या है, जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ बने हुए आइस के, वो पिघलने शुरू हो जाते हैं और जब वो मेल्ट होते हैं तो उनसे पानी इतना निकलता है कि वो समुद्र में जब जाता है तो समुद्र में क्या हो जाती है, एकदम से आंधी आनी शुरू हो जाती है। समुद्र में मतलब लहरें शुरू होती है, लहरों की वजह से बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की वजह से पूरी त्रासदी आ जाती है। तो अल्टीमेटली आप चेन बनाओगे तो इससे हमें ही घाटा पहुंचता है। तो यानी जब इकोनॉमी इन्वायरमेंटल क्राइसिस होती है तो उस टाइम ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। नंबर 2, ओजोन डिपल्शन। ये तो दोनों पॉइंट एक साथ कवर हो गए। ओवर मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, जब हम रिसोर्सेज का अपनी लिमिट से, उसकी लिमिट से भी ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें तो भाई किसी भी चीज़ का आप मिसयूज करोगे तो अल्टीमेटली क्राइसिस तो हो ही जाएगी। फिर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट अफेक्ट क्या होता है,
हम फायदा कम उठा पाते हैं, उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट ज़्यादा दे देते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई मुझे ना मेट्रो ट्रेन बनानी है, तो मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर क्या थे, कई सारे जो बड़े बड़े ट्रीज हैं वो बीच में आ रहे थे। तो वन विभाग वालों से उन्होंने क्लियरेंस तो ले ली कि चलो भाई अपने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें जो है पेड़ कट करने पड़ेंगे। लेट सपोज कि हमने 2500 पेड़ कट कर दिए। दोस्तों 2500 पेड़ कट करके आपने मेट्रो पिलर तो खड़े कर दिए जो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं असिस्ट करेगा, लेकिन वो मॉनेटरी टर्म में करेगा, बट जो एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए जरूरी था पेड़, वो तो काट दिया गया, वो तो काट दिया गया ना। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी डिसबैलेंस हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बहुत महंगी चुकानी पड़ी। मुझे मेट्रो से फायदा 3000 करोड़ का हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से कटे हुए पेड़ का जो एनवायरमेंटल इफेक्ट हो रहा है वो कहीं 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का घाटा हो रहा है। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा क्या है, नेगेटिव है। फिर डिमांड इज मोर देन सप्लाई। ये बात सच है कि हम जितना एनवायरमेंट से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एनवायरमेंट उतनी चीजें हमें नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि यार हर चीज की एक लिमिटेशंस होती हैं। आप इतनी आबादी पैदा कर दो, फिर एनवायरमेंट से एक्सपेक्टेशन ला के बैठोगे कि वो तुम्हारे जो किए हुए वेस्ट है उसको पूरा एब्जॉर्ब कर ले। हाउ इट कैन बी पॉसिबल यार? आप समझ रहे हो बात को? इसीलिए हम कहते हैं हमेशा कि जितना कम से कम कूड़ा फैला सको, प्लास्टिक की थैलियों का यूज़ कम करो, प्लास्टिक की बोतल्स का यूज़ कम करो। क्योंकि आप लोग कम करोगे तो मैं नहीं कहता कि सभी लोग मानेंगे, बट अगर 10% जनता भी मानती है तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। समझ आ रही बात? तो चलो, ये सारे थे हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब बात करते हैं अपने पास कि जब हमारे यहाँ पर इंडियन एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो हम अपने भारत में एनवायरनमेंट को लेकर क्या क्या चीजें फेस करते आ रहे हैं। सबसे पहला, लैंड डिग्रेडेशन। क्या है कि एनवायरनमेंट हमारा इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है। आपने सुना होगा काली बालू। काली बालू का मतलब क्या होता है कि काले काले पहाड़ हैं, उनसे वहाँ पे जो सैंड होती है ना, जो मिट्टी होती है, ये सॉइल होती है, वो काली होती है। अब क्या है कि उस काली मिट्टी से अगर कहीं भी आप खेत उगाओगे या उस जगह खेती करोगे वो ढंग से नहीं हो पाएगी। ये क्या है? सॉइल डिग्रेडेशन है। जब हम एनवायरनमेंट के साथ कुछ नेगेटिव चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट हमारे साथ भी कुछ करता है। क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट क्या पड़ जाता है कि एग्रीकल्चर में जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए वो आउटपुट हमें नहीं मिल पाता। ठीक है। नंबर 2, पॉल्यूशन। एनवायरनमेंट के साथ जो हमने खिलवाड़ किया है, देखो अभी हम क्या बोले, चैलेंजेस कि इंडिया किन किन चीज़ों से जूझ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो पॉल्यूशन है। हमने पहली बार ऐसा देखा, और रियलिटी में आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी अपने दिल्ली के अंदर इतना अच्छा फील किया उस टाइम, सांस लेने में लिए इतने आसानी। देखो दिल्ली में वैसे भी पोल्यूशन खूब होता है, इसलिए गांव के लोगों को ये चीज़ नहीं पता चलेगी, हरियाणा के लोगों को नहीं पता। मैं गांव की बात नहीं कर रहा, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम दिल्ली वालों को फील हुई ये चीज़, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है, आपने न्यूज़ में कई बार सुना हो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा होता है। बट लॉकडाउन के टाइम हमने पहली बार ऐसी सांस ली कि पता चला कि हाँ भाई इससे एनवायरनमेंट बोलते हैं। छत पे खड़े होकर सांस ली, दूर दूर तक का हमें नजर आ रहा है इस लॉकडाउन के अंदर। तब समझ आया कि हाँ भाई एनवायरनमेंट हो तो ऐसा हो। शिमला हर जगह पाई जा सकती है, वो बर्फ हर जगह पड़ सकती है। बस ये कि थोड़े टाइम के लिए आप अपने व्हीकल्स बंद कर दो, फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, उनसे निकलने वाला पॉल्यूशन बंद होगा तो ब्यूटी तो भाई देखने लायक थी। बहुत मजेदार वो सीन था। तो वही बात है कि जब हम एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करते तो पॉल्यूशन बढ़ता है, चाहे वो एयर का हो, वाटर का हो या नॉइस का हो। फिर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ती आ रही है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट अल्टीमेटली कहाँ मिलता है? कि एनवायरनमेंट को मिलता है, जिसकी वजह से कई सारी चीज़ हमारी बेकार हो जाती है। जो जल जीवन है वो खराब हो जाता है, उसके अंदर की मछलियाँ हो जाती है वो अफेक्ट हो जाती हैं। भाई गंदा पानी आप डालोगे और मछलियाँ उसमें रहेंगी, उसी में सांस लेंगी, खाएंगी, पिएंगी, तो अल्टीमेटली वो उनकी बॉडी में जा रहा है। तो इससे सिर्फ मछलियाँ नहीं बल्कि मछलियों से हम इंसानों पर भी बैड इंपैक्ट पड़ता है। मैं रीज़न बताता हूँ कैसे। आपने मछली वो वाली पकड़ ली, वो फिश पकड़ ली जो पोल्यूटेड चीज़ें खाती हुई आ रही है, बाद में हम लोग उसको खाएंगे तो हमारे अंदर वो चीज़ आ जाएगी, तो अल्टीमेटली घूम फिर के ये आप ही को हार्म पहुंचा रही है। ठीक है। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉइल वेस्ट। हमारे पास आज भी पीने के लिए 70% से भी कम पानी है। मतलब जो 100% पानी है वो 70 भी नहीं, सॉरी, सिर्फ 1% हमारे पास पीने लायक पानी है, बाकी कोई भी पानी पीने लायक नहीं है। आज हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं, समझ रहे हो? तो ये हमारे पास चैलेंजेस ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट, राइट। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है एनवायरनमेंट का घटना, धीरे धीरे उसकी वैल्यू का कम होना। हम उसके दो चीजें पढ़ेंगे, तो कॉजेस पढ़ेंगे, आखिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ क्यों, और दूसरा इसको कैसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आओ
कॉजेज की बात करते हैं, आखिर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह से डाउनफॉल क्यों आ रहा है, उसके क्या रीज़न है। सबसे पहला, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये बात सच है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम तो रिसोर्सेज सप्लाई, मतलब नेचर बोलता है भाई मेरे पास तो इतनी ही सप्लाई है, अब तुम बच्चे पैदा कर करके उसकी संख्या बढ़ा रहे हो, डिमांड बढ़ा रहे हो, तो मैं कैसे सबको सप्लाई दे पाऊंगा। द आंसर इज नो, सप्लाई नहीं दे पाऊँ। फिर तुम अपने फायदे के लिए मुझे कट करोगे या मुझे हार्म पहुंचाओगे, और यही तो हो रहा है। नंबर 2, इंक्रीज अर्बनाइजेशन। लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और जो शहर है वो भी यार कभी किसी जमाने में गांव ही थे, वो वहां पे पूरा बकायदा जंगल ही हुआ करता था, बट अपने रहने के लिए जंगलों को काट काट के जमीनें बनाई गई, मकान बनाए गए, अल्टीमेटली हार्म किसे पहुंचा, एनवायरनमेंट को पहुंचा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखा होगा आपने, जंगल बने पड़े हैं, उसको एक साल के अंदर पूरे पेड़ काट के लैंड बना के इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी जाती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन इकोनॉमी सॉरी एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद है पॉवर्टी, जिसकी वजह से गरीबी छा रही है। सर एनवायरनमेंट का गरीबी से क्या लिंक है, सुनो मेरी बात। एनवायरनमेंट का गरीबी से ऐसे लिंक है कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट हमें डायरेक्टली देता है, बट हम अब उसका यूज नहीं कर पा रहे। जैसे अब इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ चुकी है कि आपके घरों के अंदर गैस पाइपलाइन आ चुकी है, गैस सिलेंडर भी बंद हो गए, तो चूल्हा जलाने के लिए जिन लकड़ियों को हम कलेक्ट करते थे, अब क्या वो लकड़ी हमें अवेलेबल हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब अगर आप लकड़ी काटोगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। आप जानते हो ना कि फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू अगर आप कोई लकड़ी वगैरह काटते हो, कोई पेड़ काटते हो, तो आपके ऊपर भारी जुर्माना। गांव की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ जो रोड किनारे पेड़ होते हैं, आपने देखा ना पेड़ों पे कलर कर दिए जाते हैं, वो काउंटिंग होती है बाकायदा, कभी तुम काट के देखना उस पेड़ को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केस कर देगा आपके ऊपर। अब बताओ कि मुझे अब लकड़ियों की जरूरत है, अब मैं खुद लकड़ी नहीं काट पा रहा, क्यों नहीं काट पा रहा, क्योंकि भाई हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए गवर्नमेंट लॉज बनाए, जिसके चलते मैं पॉवर्टी की ट्रैप में क्या होता चला गया, फंसता चला गया, क्योंकि मेरे लकड़ी काट के बेचने का ही धंधा था, लेकिन अब वो काम मैं नहीं कर पा रहा। इसके बाद है इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेट। भाई ये तो वही बात है ना, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, मेरे रिसोर्सेस नहीं बढ़ रहे, हमारे इन्वायरमेंटल सप्लाईज नहीं बढ़ रही हैं, बट पॉपुलेशन की रेट तो पूछो मत। इंक्रीज द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स। एक बात बताओ, जो चीज़ नेचुरल है आप उसको नेचुरल तरीके से हटाओ ना, आप उसमें केमिकल जैसी चीज़ें यूज़ करोगे तो एनवायरनमेंट तो अफेक्ट होगा ना। भाई जिस खेत के ऊपर आप अपनी क्रॉप उगा रहे हो, उस क्रॉप में अगर कीड़े लग जाते हैं तो उसका साइंटिफिक नहीं बल्कि ट्रेडिशनल तरीका है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। बट हम क्या करते हैं कि कम मेहनत के अंदर काम पूरा मिल जाए, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली आज नहीं बट कुछ टाइम बाद वो आपकी सॉइल के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ही डालेगा। बेस्ट एग्जांपल HYV सीड्स, ये जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे, इन्होंने बहुत जल्दी प्रोडक्शन करके दिया, लेकिन देखा गया कि कुछ टाइम के बाद उनकी सॉइल की जो फर्टिलिटी वो रिड्यूस होने लगी। तो भाई खिलवाड़ करोगे तो यही होगा। मैसिव ओवर यूज ऑफ इन्वायरमेंट का जितना हमें यूज करना चाहिए, हमने अपने फायदे के लिए उसका मिसयूज या ओवर यूज करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में आ गया। मिसयूज नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं, समझ आई बात। तो इन वजहों से एनवायरनमेंट क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। अब बात उठती है कि किस तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हटाया जाए। सबसे पहला है पॉपुलेशन कंट्रोल। ये तो वही बात है ना कि भैया जनसंख्या पर कंट्रोल लगा लो, तो जितना तुम मांग रहे हो उतना वो दे देगा सामने वाला, लेकिन तुम जनसंख्या बढ़ाए जाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। नंबर 2 पॉपुलेशन कंट्रोल, और दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस पर रोकथाम लगा दो। जब ये लॉकडाउन हुआ था तब देखा गया कि सारा पॉल्यूशन रुक गया, बड़ा मजेदार सीन था। नंबर 3 रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो कॉजेज हैं कहीं ना कहीं उसी को रिमूव कर दो तो कंट्रोल बन जाता है। पॉवर्टी को दूर करो, हमें नहीं पता पॉवर्टी को दूर कर दें तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन खत्म हो जाएगा। सर पॉवर्टी को दूर करने से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे खत्म हो जाएगा? सुनो, अगर इंसान गरीब नहीं होगा क्या वो लकड़ी काटने जाएगा? क्या वो घर में चूल्हा जलाएगा? वो घर में गैस जलाएगा। अगर उसके पास पैसा होगा तो गैस जलाए तो क्या लकड़ी काटेगा? वो नहीं काटेगा। लकड़ी नहीं काटेगा तो एनवायरमेंट अफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो पॉवर्टी को भी अगर आप दूर कर दोगे तो कहीं ना कहीं इसका एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट पॉजिटिव जाएगा। क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाए जाने चाहिए कि ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। एक बात बताओ, अभी उज्ज्वल योजना चलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्यों चलाई थी? गाँव के अंदर गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए नहीं, गैस के सिलेंडर प्रोवाइड कराए गए थे ताकि गांव के अंदर जो चूल्हा आप जलाते हो लकड़ी वाला, जिसमें लकड़ी से धुआं निकलता है, उससे आप खाना बनाते हो, वो चूल्हा बंद हो जाए। क्यों जानते हो उसके पीछे? सबसे पहला रीज़न, लकड़ी काट रहे हो,
एक टाइम तो आएगा पेड़ खत्म हो जाएगा। दूसरा, उस लकड़ी से जब वो फूकनी होती है ना, आपने देखा हो वो लंबी सी, उससे जब फूंक मारती है मम्मी माता हमारी, तो जब वो फूंक मारती है, तो जब वो फूंक मार के खत्म करती है तो वो जो धुआं है वो उनके अंदर आता रहता है। मतलब वो एक टाइम जब खाना बनाती है तो समझ लो 20 से 50 सिगरेट जितना धुआं वो इनहेल कर लेती है और पता भी नहीं चलता। तो इससे उनकी बॉडी क्या हुई, हार्मफुल हुई। अब उस पर जो रोटी सेकी जा रही है, आप जानते हो जो लकड़ी और जो आग का मिक्सचर है वो उस रोटी के ऊपर लग गया है, और जब आप रोटी खाओगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। लेकिन गरीबी तो कुछ भी करा सकती है। तो यही चीज़ें हमारे यहाँ पर चल रही है, इसीलिए वो उज्ज्वल योजना चलाई थी कि सिलेंडर आप गैस चूल्हे पे वो चीज़ बनाओ जिससे इन सभी चीज़ों से दूर हो सके और हमारे एनवायरनमेंट को उससे फायदा पहुंचे। तो वही लिखा हुआ है कि हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहने चाहिए। नंबर 5, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो वेस्ट होते हैं उसको तरीके से डंप करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं, शायद आपके शहरों में भी होगा। हमारे यहाँ जो केजरीवाल हैं उन्होंने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि आप सर केजरीवाल की बहुत तारीफ करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करता हूँ। जिसकी जो चीज़ अच्छी लगती है मैं तो वही बोलता हूँ। अब मान लो 10 में से मुझे 9 चीज़ अगर केजरीवाल की अच्छी लगे तो मैं उसकी बोलता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे वो वाली पार्टी पसंद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मुझे कई मामलों में केजरीवाल बिल्कुल नहीं पसंद है और कई मामलों में बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, कई मामलों में मोदी पसंद है, कई मामलों में मोदी नहीं भी पसंद है, कई मामलों में राहुल गांधी भी पसंद है, कई मामलों में नहीं पसंद। सर राहुल गांधी भी आपको पसंद है? हाँ दोस्तों, ये तो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी की इमेज को डाउन करो। आप जानते नहीं हो राहुल गांधी पहुंची हुई चीज़ है। ठीक है, माना कि वो थोड़ा सा अभी उस लायक नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन उनकी छवि को इस तरह से बिगाड़ा जा रहा है कि लोग उसे समझ ना पाए। समझ आ रही बात? देखो चीज़ें बहुत सारी होती है। हमारा मुद्दा ये नहीं कि हम पॉलिटिशियन की बातें करें, मेन है कि आप कमेंट करके मत बोलना कि सर आप हमेशा केजरीवाल की बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सुनो, मैं केजरीवाल की बात ये बता रहा था कि हमारे दिल्ली के अंदर क्या कर रखा है ना केजरीवाल ने, हर कूड़ा घर में, जो कूड़ा घर होता है ना, वहां पे 2.5 करोड़ की एक मशीन लगाई हुई है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं मैं उनको भी बताता हूँ, वो भी सर्च करना। ठीक है, जितने भी कूड़ा घर दिल्ली में, जितने भी, उन सभी कूड़ा घर की पहली बात तो शेल्टरिंग कराई गई है। शेल्टरिंग मतलब कि पहले वो जैसे गैस चूल्हे की शेप में था, फिर उसके ऊपर शेल्टर डलवाया जिससे बरसात के पानी से उधर बदबू ना फैले। उसके बाद उन्होंने वहां पे साफ सफाई करवानी शुरू की और उसमें एक मशीन इंस्टॉल कराई है। आप लोग ध्यान देना दिल्ली वालों, उसमें एक मशीन इंस्टॉल की जिसकी कॉस्टिंग है 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए की वो मशीन है। वो क्या करती है जानते हो? जो आपने कूड़ा फेंका है उस कूड़े में से प्लास्टिक को अलग करती है और जो नॉन प्लास्टिक चीज़ें उनको अलग करती है, और प्लास्टिक की चीज़ों को वो इतना कंप्रेस करके दबा देती है कि आप ये समझो कि आप जितना बड़ा आपका रूम है ना, इतना सारा अगर कचरा है तो उस कचरे को इतना छोटा कर देती है जितनी बड़ी आपकी एक साइकिल होती है, उतने कंप्रेस करके छोटे साइज में कर देती है। फिर उठा के उसको बड़े बड़े ट्रक्स में लोड कर दिया जाता है। ये मशीन हमारे लिए फायदेमंद क्यों है? क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच रहा है। तो इस टाइप के इवेंट चला के केजरीवाल ने कहीं ना कहीं दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हम लोग हैं ऐसे थोड़ी होने देंगे, हम तो फिर भी थूकेंगे, हम तो फिर भी फेंकेंगे। देखते केजरीवाल खुद आएगा उठाने या नहीं आएगा? केजरीवाल नहीं आएगा, मोदी जी नहीं आएंगे, हमें खुद वो चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके वो काम होगा। ठीक है, अब मोदी जी ने चलाया था शौचालय अभियान। ठीक है, लोगों ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। शौचालय के लिए मोदी ने ये बोला कि भाई देखो लेबर वेबर तो नहीं है, हम हर घर को इतनी इतनी जो है रुपए दे रहे हैं। जब रुपए दिए गए तो लोगों ने बनवा लिया दिखाने के लिए, और बाद में क्या हुआ, उसकी ईंटें निकाल के अपने घरों में लगा ली, फिर भी जा रहे हैं लोटा पकड़ के। समझ रहे हो? मतलब लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज हो पा रही। हम कितना भी बहुत बोल रहे हैं लेकिन मेंटालिटी तो वही बात है ना कि वी आर इंडियंस। चलो, मैनेजमेंट होना चाहिए सॉलिड वेस्ट का, जैसे केजरीवाल ने किया। इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए बड़े लेवल पे जिनसे कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल को अफेक्ट ना पड़े। मैं बात करता हूँ सीमापुरी की। सीमापुरी आपने इलाका सुना होगा, जीटी करनाल रोड, हरियाणा। ठीक है, तो जब मैं जीटी करनाल रोड पे जाता हूँ, मतलब मेरा जो कॉलेज है ये समझ लो कि वो हरियाणा में ही पढ़ता था, हरियाणा के बॉर्डर पे पढ़ता था मेरा कॉलेज। तो जब मैं वहाँ जाता था तो मुझे बाईपास एक है रोड है, वहाँ से मैं निकलता था। 3 साल लगातार निकला, और दोस्तों विश्वास मानो वहाँ पर पूरी दिल्ली का कूड़ा फेंका जाता है, और इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि आप 5 या 10 किलोमीटर की दूरी से भी वहाँ से निकल रहे होगे ना तो उसकी इतनी गंदी स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल आती है कि आप बस के, कार के शीशे भी बंद कर लो, उसके बावजूद आपको स्मेल जो है परेशान कर देगी। ये हालात थे। ये दिल्ली के कूड़े की बात बता रहा हूँ मैं। दिल्ली का कूड़ा जब उस टाइम पर फेंका जाता था तो बड़े बड़े पहाड़ बन जाते थे। क्या कोई सॉलिड मैनेजमेंट था वहाँ पे सॉलिड वेस्ट का? नहीं था, बट आज है, उस टाइम पे नहीं था। इसी टाइप के अगर आप और भी अच्छे मैनेजमेंट ले आओ तो हमारी जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है डेवलपमेंट अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज को भी डेवलप करना चाहिए।
सूटेबल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें वो इकोनॉमिक ग्रोथ के पैटर्न को अपनाना चाहिए जिनसे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। मेरे घर के अंदर अच्छी अच्छी लकड़ी की चीज़ें बनी है, किस चीज़ को तोड़ के, पेड़ों को तोड़ के, तो क्या ये चीज़ शोभा देती है? नहीं। हमें अपनी ग्रोथ करनी है इस तरीके से करें कि इकोनॉमी पर, इन्वायरमेंट पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। आई बात समझे? तो ये थे हमारे किस तरह से हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं साइड हो रहा हूँ, स्लाइड को जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मैं ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है? उस एग्जांपल को ध्यान से सुनना। क्या होता है कि एक बुजुर्ग जिनकी एज होगी 60-70 साल, वो एक आम का पौधा लगा रहे थे। तो एक छोटा सा बच्चा आके उनसे पूछता है कि अंकल आप ना आम का पौधा क्यों लगा रहे हो? ये तो जब बड़ा होगा तो बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद जाके आपको आम मिलेगा, तब तक हो सकता है आप पता नहीं रहो या ना रहो। तो बुजुर्ग ये बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज जो मैं आम का पौधा लगा रहा हूं ये मैं तुम लोगों के लिए लगा रहा हूं कि जब 10 साल बाद तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे तो उसको तोड़ के आराम से आम खा सकते हो। बोलो अंकल फिर आप हमारे लिए क्यों लगा रहे हो? तो अंकल ने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया। अंकल ने कहा एक बात बताओ, जो आम आज मैं खा रहा हूं क्या वो मैंने उगाया? नहीं, वो भी तो किसी ने उगाया होगा ना, कि उसके बाद की जो जनरेशन है वो खा पाए। तो वही काम मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूं कि आज मैं उगा रहा हूं ताकि आगे की जनरेशन खा पाए। यानी कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप खुद भी यूज करो और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रखो। दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ आई आपको बात? यानी कि कोई भी चीज ऐसी जो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में पाई जाती है तो उसका मिसयूज मत करो। मतलब कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका यूज करते जा रहे हो, ऐसा मत करो। उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करके चलो ताकि उस चीज का बेनिफिट फ्यूचर जनरेशन भी उठा पाए। जैसे पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोलियम क्या है कि हमारे पास लिमिटेड है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई पेट्रोल का यूज थोड़ा सा कम करो और ज्यादा मत ले जाओ। दिल्ली में तो ऑड इवन का केस भी होता है इसी के चलते, ताकि थोड़ा पॉल्यूशन लेवल भी कम हो, पेट्रोल की कंजम्पशन भी कम हो। क्यों? ताकि फ्यूचर की आने वाली जनरेशन को भी उस चीज का क्या मिल पाए, बेनिफिट मिल पाए, जो बेनिफिट आज हमें मिल रहा है। ये पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर टू द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। कोई भी ऐसी जरूरत जो आज की जनरेशन को मिल रही है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड फॉर ऑफ फ्यूचर, और वो फ्यूचर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ताकि उनको भी ये चीज का बेनिफिट मिल पाए। दोस्तों कोई भी ऐसा काम जो आज आप कर रहे हो इस तरीके से सोचकर कि फ्यूचर वाला भी उस चीज का क्या ले पाए, बेनिफिट ले पाए, उस डेवलपमेंट प्रक्रिया को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोलो क्लियर हुआ? चलिए अब क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। दोस्तों कोई भी ऐसा काम धंधा जो आपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखा है तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? उसके पीछे रीजन है कि आज हम रिसोर्सेज का मिसयूज कम करेंगे, कम कर देंगे, जिससे फ्यूचर में वो चीज तरीके से यूज हो पाए। आप बात समझो, मैं पेट्रोल भरवाता हूं अपनी अय्याशियों को करने के लिए, अपने घूमने के लिए। दोस्तों अगर जायज तरीके से पेट्रोल भरवा रहा है तो पेट्रोल के दाम आसमान नहीं छूएंगे, क्योंकि उस चीज की सप्लाई हर किसी को मिल पाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आपके इनकम्स पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इनकम आपकी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है। नंबर 2, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड, और साथ के साथ जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है वो भी इस चीज का क्या उठा पाएगी, बेनिफिट उठा पाएगी। नंबर 3, रैशनल यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, और आपको हमेशा रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना चाहिए कि उससे एनवायरमेंट को इंपैक्ट ना पड़े। नंबर 4, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है ताकि इकोनॉमी के हर पर्सन को एनवायरमेंट का प्रॉपर बेनिफिट मिल पाए। ये था। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं या कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सबसे पहला, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप उन चीजों का इस्तेमाल करो जिससे इकोनॉमी पर या एनवायरनमेंट पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, वो सारी की सारी तरकीबें निकाल लो। नंबर 2, इंकरेजिंग द यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल का मतलब क्या है? ईंधन के उन साधनों का यूज करना शुरू करो जो हमारे पास अत्यधिक मात्रा में अवेलेबल है, जो स्कैरसिटी में उनका यूज कम से कम करो।
नंबर 3, सेटिंग मिनी हाइडल प्लांट। कुछ इस तरह के प्लांट्स लगाओ जिनका यूज करके आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिले। लेट सपोज कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहां आंधी तूफान बहुत ज्यादा, हवाएं बहुत तेज चलती रहती है, वहां पर विंड मिल लगाई जाए। विंड मिल लगा के क्या होगा कि वो जब पैनल घूमेंगे तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके दिन की रोशनी, रात में रोशनी के रूप में उसका यूज कर सकते हो। इस टाइप के प्लांट्स को लेकर इंकरेजमेंट होनी चाहिए। नंबर 4, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, कि आपको आधुनिककरण के उन तकनीकों को नहीं अपनाना चाहिए जिनसे एनवायरनमेंट को नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचे। बाकायदा आपको उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, उन ट्रेडिशनल चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना पहुंचे। नंबर 4, बायो कंपोजिशन। आप जो खेत में इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स या फिर कह लो खाद, जो खाद आप डालते हो, यार क्यों आप खाद डाल रहे हो मार्केट से खरीद के? आपके घरों में मवेशी है, जैसे गाय गोबर देती है, भैंस गोबर देती है, तो उस गोबर को बाकायदा तसले में उठा के अपने खेतों में एक जगह इकट्ठा करके पहाड़ बना लो। ठीक है, इकट्ठा करके पहाड़ बना लो। बाद में लोग पता है क्या करते हैं, उस पहाड़ को नीचे नीचे कर करके पूरे खेत में डाल देते हैं, पूरे खेत में इक्वल कर देते हैं, फिर ऊपर से मिट्टी डालते हैं। कुछ दिन में, एक हफ्ते के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी जस्ट डबल या ट्रिपल हो जाती है। वो खाद की, यार खाद भी तो गोबर से ही बनती है ना, उसमें केमिकल डाल देते हैं तो वो मार्केट में अच्छा बिकता है, लेकिन वो चीज़ हम खुद भी बना सकते हैं। तो कहा जाता है कि बायोकेमिकल्स का यूज किया जाए वजह कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के, कहते हैं ना देसी तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे घरों में भी, मतलब मैं अपने घर की बताता हूँ, मेरे घर में भी जो छत पे पौधे लगे हुए हैं उनमें भी हम गोबर का ही यूज करते हैं। वजह कि हम जो गांव कह रहा हूँ, जो गलियों में हमारे वो निकलते हैं ना फ्लावर पॉट लेकर बेचने वाले, हम उनसे कभी नहीं खरीदते क्योंकि हमें पता है उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें मिला रखी होंगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। हम बाकायदा जहां पर हमें गाय भैंस से मिलती है वहां से एक बारी में पूरा गोबर उठा के ले आते हैं और उस गोबर को मिट्टी में डाल के थोड़े दिन दबा देते हैं और इतनी अच्छी वो बन जाती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देसी तरीके हमने खुद ने भी अपनाए हुए हैं। यही चीज अगर अपनाए तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाएगा। बायो पेस्ट कंट्रोल, ये वही चीज़ है कि आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ कम से कम करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बिलीव करना चाहिए, यानी वो तरीकों से फार्मिंग करनी चाहिए जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे और एनवायरनमेंट का भी नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। रिसाइकल द वेस्ट इनटू मैन्योर, वेस्ट को मैन्योर में रिसाइकल कर दो। मैंने वो खेत वाला एग्जांपल दिया ना, जिसमें काऊ डंग को इकट्ठा करते हैं, एक पहाड़ ऐसा बनाते हैं, बाद में वही काऊ डंग पूरे खेत में पसार देते हैं और ऊपर मिट्टी डाल के उसका यूज करते हैं। यानी वेस्ट को उन्होंने रिसाइकल कर दिया मैन्योर के रूप में। फिर आपका अवेयरनेस प्रोग्राम, ये तो मैंने आपको बताया था, टाइम टू टाइम अवेयरनेस, जैसे उज्ज्वल योजना होगी, शौचालय जब बनवाए गए थे, तो ये कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जो कैंपेन वगैरह चलाए जाने चाहिए। लॉन्चिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली होते हैं, जैसे सीएनजी किट। सीएनजी किट जैसे ये ना शहरों में बहुत काम करती है। सीएनजी किट क्यों काम करती है? क्योंकि जैसे कि आप शहरों में व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉल्यूशन बहुत फैलता है, और पॉल्यूशन कम फैले इसलिए व्हीकल्स में लोग सीएनजी किट लगवाते हैं जो कि इको फ्रेंडली है। तो कहा जाता है सरकारें भी इन लोगों को छूट देती हैं कि अगर आप इस टाइप का कोई भी इक्विपमेंट का यूज़ करते हो तो हम आपको सब्सिडाइज रेट पर ये चीज़ अवेलेबल करवा देंगे जिससे एनवायरनमेंट को उससे इफेक्ट ना पहुंचे। समझ रही बात? तो ये था हमारे पास लॉन्चिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। सीएनजी किट इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो लोग कारों के अंदर लगवाते हैं, जिससे माइलेज भी ज़्यादा आता है और कम से कम कॉस्ट पर आता है और इकोनॉमी इन्वायरमेंट को उससे हार्म भी नहीं पहुंचता। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों मैंने आपको एक बात बोली थी कि 10 जनवरी को हम आपके लिए कोई सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। दोस्तों ये वाली सीरीज कंप्लीट हो जाए, अभी एक क्लास और आएगी इंडिया चाइना पाकिस्तान वाली, उसके बाद मैं वो सीरीज स्टार्ट करूंगा जो मैंने आपको वादा किया था ना। तो अब जैसे ही वो लेकर आऊंगा अगली क्लास, उसके बाद आपके लिए वो सरप्राइज आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys that's all about this video lecture series. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।